वांगचुक नामक ग्याल को दिल्ली आने से रोका गया, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और राहुल गांधी ने वांगचुक को हिरासत में लेने को गलत बताया है, निंदा की है और कहा है कि लोकतंत्र के लिए वो पदयात्रा कर रहे थे, उनको हिरासत में लेना गलत है। इसी तरीके से सिक्किम से पदयात्रा करते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचना चाहते थे वांगचुक। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन और पदयात्रा एक बड़ा मकसद लेकर के वांगचुक पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी पदयात्रा से डरती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है कि राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले फिर पैरोल मिल गई है और राम रहीम पैरोल लेने के मामले में लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 बार इससे पहले ही उनको पैरोल मिल चुकी है। इस बार तो चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल की इजाजत दी है। अब ये शर्त क्या होती है, आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल की दी इजाजत। 7 साल में 262 दिन मिल चुकी है राम रहीम को पैरोल। 7 साल में 262 दिन। राम रहीम को अब तक 10 बार मिल चुकी है पैरोल। ये सब बातें महत्वपूर्ण। हरियाणा में दूसरे दिन यात्रा को निकल रहे हैं राहुल गांधी। पहले दिन ही धमाल मचा दिया था। राहुल गांधी की यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है और आप सबका स्वागत करते हुए ये जो खबर हमने ब्रेकिंग न्यूज रखी, 3-4 बड़ी खबरें हैं। चुनावी माहौल जो है, पूरा माहौल चुनावी हो गया है। और जोशी जी, ऐसा माहौल आपको कब देखने को मिला था? माहौल बड़ा चुनावी हो गया है। वोटिंग चल रही है जम्मू कश्मीर में। वोटिंग 40 सीटों पर है। अब तक का सबसे बड़ा फेज है। 40 में 26 सीट जम्मू की हैं। बीजेपी का तो पूरा स्टेक लगा हुआ है और कश्मीर में बाकी 14 सीटों पर हैं। पहले दौर में 60 से ज्यादा फीसदी मतदान हुआ, दूसरे दौर में 60 से कम फीसदी मतदान हुआ। आज का दिन देखना है कि क्या मतदान की स्थिति रहती है। लेकिन सबसे पहले हम खबर की शुरुआत करना चाहते हैं राम रहीम को पैरोल से। राम रहीम को पैरोल मिला और इस बार तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग रोक सकता था कि चुनाव के समय में नहीं देंगे हम पैरोल, लेकिन पैरोल का मकसद ही चुनाव को प्रभावित करना होता है। तो क्या लगता है, राम रहीम को पैरोल देना, उसका तो अब नैतिक पक्ष है, हम लोग आलोचना करते रहेंगे, लेकिन सरकार तो वही करेगी जो उनको चुनाव में फायदा दिलाएगा सत्ताधारी दल को। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग भी सहयोग कर रहा है, पैरोल दे रहा है। तो क्या कहेंगे आप? यहीं से बात शुरू करते हैं। सर देखिए, चुनाव आयोग क्यों रोकेगा? चुनाव आयोग किसकी चाकरी करता है? जब ये बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं, जिस दिन चुनाव आयुक्त के नियुक्तियों में अमेंडमेंट करके संसद में और सीजेआई को बाहर निकाला गया था, उसी दिन ये बात साफ हो गई थी कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त ऐसे चाहिए साहेब को जो उनके चाकर जैसे हों। तो आप उससे ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की पेरोल में कोई बाधा पहुंचाए, जबकि देश के जो तथाकथित पालनहार हैं वो चाहते हैं कि राम रहीम बाहर, गुरमीत सिंह बाहर आए, राम रहीम बाहर आए। तो सर ये इनको पैरोल की मंजूरी मिल गई, लेकिन एक चीज और है कि 8 सितंबर को ही इनकी मतलब ये पैरोल से की अवधि को खत्म करके वापस जेल गए थे। ये आप मतलब हद है। सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं राम रहीम, और मतदान से 5 दिन पहले
20 दिन की पैरोल मांगी थी उन्होंने। ये हमेशा मतदान से पहले ही मांगते हैं या उसके आसपास मांगते हैं, और इस बार तो हद हो गई। अभी 8 सितंबर को ये अपने मतलब वापस पेरोल करके गए थे, और 21 दिन की मतलब अवधि थी उनकी पैरोल की, और फिर उन्होंने मांग ली। तो ये एक बार जो है जोशी जी आप जो बात कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही वो पैरोल मांगते हैं, इसको थोड़ा एक बार सामने हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। कुछ आंकड़े हैं कब कब इनको पैरोल मिलता है, थोड़ा दर्शक को याद दिलाना चाहते हैं। दर्शक हमारे देखें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी 2022 में इनको 21 दिन की पैरोल मिली थी। हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली थी। आदमपुर उपचुनाव से पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली। हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल मिली। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो मिली। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो मिली, और अब एक बार फिर वोटिंग से पहले पैरोल मिलने जा रहा है। तो ये पूरा आंकड़ा बता रहा है कि ये पैरोल चुनावी है, चुनावी पैरोल है जी। देखिए ऐसा है कि ये हमेशा क्या कहते हैं, पेरोल जो है वो जो पैरोल मिलती है वो इनको चुनावी मिलती है ना। ये मतलब आज की बात नहीं है, लगातार आप देखें पिछले दिनों में कि ये कितनी बार इन्होंने जेल से रुखसत की है। कभी माँ से मिलने के लिए इनको 1 दिन की पैरोल मिल जाती है, कभी इनको परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की पैरोल मिल जाती है। 7 फरवरी 22 को मिली थी। आपको याद होगा प्रेम जी, जब पंजाब इलेक्शन चल रहे थे तब उन्हें पैरोल मिली थी। आपने बताया, आपने पूरी लिस्ट बताई कि कब कब इनको पैरोल मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल में ये गए थे सितंबर में 21 दिन की पैरोल इनको मिली थी, और उसके बाद ये लगातार इनको पैरोल मिलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मतलब इसका चुनावी कनेक्शन है। और ये दर्शाता नहीं है, चुनावी कनेक्शन है। अब वो आएंगे और अपने बड़ौत वाले आश्रम में जाकर बैठ जाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सिस्टम से वो अपनी महफिलें जमाएंगे, और वहां भक्तगण पहुंचेंगे, और वहां नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो एक संदेश जो है वो प्रसारित करेंगे अपने भक्तों के नाम, जैसे वो राष्ट्र के नाम संदेश हो। और उसी में वो इशारों में और बातों बातों में वो सारी बातें अपने भक्तों के कान में डालेंगे और भक्तों के दिमाग को रिफ्रेश करेंगे कि साहब ये समय है जब तुम्हारा जो भगवान है, भगवान बाबा राम रहीम, बाबा गुरप्रीत सिंह, ये जो है ये जिन लोगों की वजह से कष्टों में है उनका समूल नाश नहीं होगा तब तक राम राज्य स्थापित नहीं होगा। तो ये सब देखिए बहानेबाजी है। इस तरह से पैरोल देना और ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि ये खुली बेईमानी टाइप की चीज है। एक व्यक्ति को इतनी बार पैरोल दी जाती है और एक व्यक्ति ऐसा है जो सड़ जाता है पूरे समय जेल में, एक भी बार उसे पैरोल नहीं मिलती है। वो गरीब आदमी आवेदन करना नहीं जानता है, वो आवेदन नहीं कर पाता, आवेदन करता है तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जेल में भी ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं, इनके चेहरे देखकर लगता है कि ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। चेहरा लाल हो रहा है, सेब की तरह चमक रहे हैं। जोशी जी, राम रहीम से जुड़ा एक और आंकड़ा देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए कि इनको कब कब पैरोल मिली। 10 बार पैरोल मिली है। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की मिली थी, जब तब राम रहीम की माँ बीमार थी, मिलने आए थे। दूसरी बार 21 मई 2021 को मिली, 1 दिन की, राम रहीम दोबारा बीमार माँ से मिलने आए।
तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की मिली, चौथी बार जून 2022 में 1 महीने की, पांचवी बार अक्टूबर 2022 में 40 दिन की, छठी बार 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की, सातवीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की, आठवीं बार नवंबर 2023 में 21 दिन की, नवीं बार 19 जनवरी 2024 को 60 दिन की, 10वीं बार 12 फरवरी को 21 दिन की पैरोल मिली है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कुल मिला के 262 दिन की पैरोल इनको मिली है। लगभग 1 साल से थोड़ा कम समय होता है। 7 साल जेल है, उसमें 7 साल अब तक वो जेल में रह चुके हैं। हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले हैं। एक मामले में वो बरी भी हुए हैं, लेकिन कई मामलों में एक में उनको सजा हुई है। तो आप ये समझिए कि हत्या, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने के बाद 7 साल में 262 दिन वो जेल में हैं, जेल से बाहर रह चुके हैं। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा एक विशेषाधिकार इनको हासिल है। एक तो ये बात है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। दूसरा, हम सवाल आपके पास ये लेकर आना चाहते हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डालेंगे नहीं, तो ये उन्होंने कह दिया। लेकिन आप देखिए राम रहीम जी क्या करते हैं, खुद ना कुछ नहीं करते हैं। उनसे मिलने मंत्री चले आवेंगे, मंत्री उसका वीडियो बना के डालेंगे तो कोई रोक सकता है क्या? चुनाव प्रचार ऐसे ही थोड़े होगा कि राम रहीम करेंगे तभी चुनाव प्रचार होगा। तो चुनाव आयोग ने बस एक टेक्निकल बात कह दी, और सब कुछ जानते हुए भी कि ये दुरुपयोग होगा, चुनाव आयोग ने पैरोल देने के लिए हामी भरी और पैरोल दिया गया। आप जानते हैं कि चुनाव के समय में पैरोल देने के लिए चुनाव आयोग को से पूछा जाता है, और चुनाव आयोग ने हामी भर दी है। तो इस बार तो चुनाव आयोग पर ही सीधा सवाल है कि आप पैरोल दे रहे हैं तो क्यों, और कल को दुरुपयोग तो होगा ही, और आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। जी, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। हाँ, दुरुपयोग और सदुपयोग की तो बात यह है कि सदुपयोग के लिए तो कभी चुनाव से पहले वो आए नहीं है, और इसमें बहुत महीन एक लकीर है कि दुरुपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है। वो देखिए, अपने आश्रम में बैठकर वो बड़े बड़े जलसे करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं। उनके जो दूसरे स्थल है, आश्रम है, उनमें भीड़, उनके अनुयायी जुटते हैं, और वो वहां पर भजन कीर्तन करते करते वो सारी बातें कह जाते हैं, और बड़े बड़े सफाई से, मतलब उनको संदेश ये देना होता है। मैंने पहले भी बताया कि तुम्हारा जो बाबा है वो मतलब ये उसी तरीके से कैद में है जैसे रावण की कैद में सीता थी। तो अब सीता को छुड़ा के लाना है तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। वो तरह तरह के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा सा दुरुपयोग है, और चुनाव आयोग के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। चुनाव आयोग ऐसे समय में राम रहीम को ऐसी कौन सी बाध्यता थी, ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि जो इसी समय में पैरोल देना था? चुनाव आयोग मना भी कर सकता था सीधा कि नहीं, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। बस एक सेंटेंस ही तो था, तो परमिशन नहीं मिलती। लेकिन साहब, जेलर उनका, जब हर चीज उनकी इस निजाम में, तो वो बाबा तो ये सब काम करेगा ही। बाबा को वहां पर उनकी बदौलत जेल में ऐशो आराम मिलते हैं। बाबा के चेहरे को देखकर कभी लगता है कि बाबा किसी दुख में है? बाबा तो बहुत सुख में है। बाबा जब अपना समागम करते हैं या संदेश देते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे राष्ट्र के नाम कोई संदेश दे रहा हो, उनके भक्तों की है। और देखिए, बाबा की एक चीज और है प्रेम जी, मैं आपको मुख्य बात बताऊं, इनके जो अनुयायी हैं वो ज्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, और इस बार इन्होंने बथेरी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से दलितों को वहां से उसका कुछ हिस्सा ही उनको मिल जाए, जो भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर मिलता नहीं है। और दलितों की बड़ी संख्या पंजाब और हरियाणा में है, लेकिन वहां का दलित जो है वो कांग्रेस के साथ जाता है। ये इनकी एक पीड़ा है, और ये किसी तरीके से उसका कुछ परसेंटेज हासिल करने के लिए बाबा का इस्तेमाल करते हैं।
और भी तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि शैलजा को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनके घर का मामला था शैलजा के, लेकिन इन्होंने शैलजा के घर के मामले को बीच चौराहे पर ले आए कि सब इनकी और हुड्डा की जोशी जी बड़ी थोड़ा रंजिश थोड़ा चल सा रही है। आपको रोकना चाहेंगे। एक खबर वांगचुक की खबर हम शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से वांगचुक को अरेस्ट किया गया और वो उस पर क्या बोल रहे हैं। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स लिए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश। इस तरीके से आप देख रहे थे कि किस वांगचुक नमग्याल ये अपना संदेश दे रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनको डिटेन किया जा रहा है, पूरी परिस्थिति बता रहे थे और बाद में डिटेन कर लिया गया। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस बारे में अपनी बात रखी और कहा कि ये डिटेन किया जाना गलत है। संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए वो पैदल आ रहे थे सिक्किम से, और सिक्किम से आने के बाद 2 अक्टूबर को राजघाट उनको जाना था। वहाँ वो गांधी जी को श्रद्धांजलि देते और अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखते। लेकिन उनके संघर्ष को आपने देखा सुना कि 5 लोग से ज़्यादा दिल्ली में इकट्ठा नहीं हो सकते 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच। तो ये जो एक तरह का जो आदेश आया है, इसका मकसद वांगचुक को दिल्ली में पद यात्रा करने से रोकना था और ये रोक दिया गया है। एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद हम राहुल गांधी की यात्रा और कार्यक्रम पर बात करेंगे। जी हरी जोशी जी। प्रेम जी, किसानों को रोका गया, समझ में आता था, सब कह दिया कि उनके पास में लाठियां हैं, डंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये तो जाट है, ये तो इसमें खालिस्तानी है, और उनको रोक दिया गया। उनके पास, उनके लिए कील कांटे और जाने क्या क्या अवरोधक बिछा दिए गए। वांगचुक क्या आतंकवादी हैं? क्या वो लश्कर ए तैयबा के सदस्य हैं? वांगचुक को क्यों रोका गया? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? निश्चित तौर पर वो नहीं चाहते थे कि वांगचुक दिल्ली में आए और भरी मीडिया के सामने बताएं कि चीन ने कितना कब्जा कर रखा है लद्दाख पर। मोदी जी ने लद्दाख के साथ क्या किया है? लद्दाख को चीन के हाथों बेच दिया है। अगर वांगचुक ये कह देते तो क्या स्थिति होती? देखिए, इनके डर दूसरे हैं। ये शांति प्रिय आदमी से ज्यादा डरते हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है उस व्यक्ति से इन्हें डर लगता है और हर तानाशाह को डर लगता है।
ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी, निहत्था आदमी, और वो इतने दिन तक माइनस टेम्परेचर में लद्दाख में खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन पर रहा, और जहां पानी का गिलास भी जम जाता था, आपने देखा, लेकिन वो आदमी संघर्ष करता रहा। उसके बाद वांगचुक के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देख रहे हैं, लद्दाख के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देख रहे हैं, लद्दाख की जनता के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देख रहे हैं। लद्दाख को इन्होंने जम्मू कश्मीर से भी बदतर बना दिया है। ये पूरा मतलब आप देखिए, इनका डर एक ही है कि बस वांगचुक यहाँ ना पहुंच जाए किसी तरीके से, और वो महात्मा गांधी की समाधि तक पहुंच गए तो गजब हो जाएगा। और उन्होंने मीडिया के सामने ये कह दिया कि चीन ने कब्जा कर रखा है और हमारी सरकार सोई हुई है, लद्दाख के में ह्यूमन राइट कुचले जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो इनकी थूथू होगी, वैसे कोई नेकनामी नहीं है, तो वो और ज्यादा बवंडर मच जाएगा। ऐसी स्थिति में वांगचुक को अलोकतांत्रिक तरीके से मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक संत जैसे आदमी को आतंकवादियों जैसा व्यवहार करके रोका जा रहा है। इतनी पुलिस वांगचुक के लिए, अरे वो मतलब वो अगर एक दो चार पुलिस वाले और एक अफसर जाकर भी कह देता आपको रोक दिया गया है, तो वो रुक जाते। वो तो वो कोई हिंसक का भीड़ थोड़े ही है, वो गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो लद्दाख के लोग हैं, वो हमारे भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन आपने सबसे मतलब उसे सबसे पहले तो राज्य से अलग किया। आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मतलब 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की, और लद्दाख के साथ जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। अब वांगचुक चाहते हैं आप वो वायदे पूरे करें, वहां पर स्पेशल स्टेटस दें। जी जोशी जी, मैं मनीष सिसोदिया की बाइट सुनाना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने पर, सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, इस पर क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो हम आपको सुना रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग, अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं, तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए करने, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। आपको सोनम वांगचुक से खतरा है या गैंगस्टर्स से खतरा है? आप सोनम वांगचुक को रोक लेते हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। बड़े बड़े इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके गैंगस्टर्स अपना धमाल मचाए हुए हैं, लेकिन आप सोनम वांगचुक को रोक के हीरो बनना चाहते हैं। किस लिए भाई? तो सोनम वांगचुक के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है, राजनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा बन रहा है। और बहुत सोनम वांगचुक को अरेस्ट करना, आप सीधे सीधे लोकतांत्रिक तरीके को आप रोक रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है, और सोनम वांगचुक विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने लंबा अनशन किया, चीन हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा कर रहा है इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए अनशन किया, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी उधर मिलने के लिए नहीं गए, कोई अमित शाह वहां मिलने के लिए नहीं गए, सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने नहीं गया। और आज जब वो दिल्ली चलकर आ रहे हैं और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर राजघाट में उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे, इसके लिए आ रहे थे, तो उनको दिल्ली में रोक लिया गया। ये एक बड़ी ऐसी घटना है, और हमारे सही कह रहे हैं हमारे दर्शक कि ये एक तरह से मोदी सरकार के पतन का समय आ गया है। अब ये कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। ये प्रतिक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ अब जब काम करेंगे तो जनता ऐसी प्रतिक्रिया देगी।
मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तन करता हूं। राहुल गांधी की आज यात्रा का दूसरा दिन है और इस यात्रा को देखें तो आज कांग्रेस ने जारी किया है दूसरे दिन का कार्यक्रम, कल शाम ही जारी किया था और उसके मुताबिक आज 1 अक्टूबर को 11 बजे से ये यात्रा शुरू होगी बहादुरगढ़ से। उसके बाद में 12 बजे जनसभा होगी सोनीपत में हुड्डा चौक पर और फिर आखिरी जनसभा भी होनी है जो गोहाना में होगी, वो भी सोनीपत में ही गोहाना में होगी शाम 5 बजे के करीब। समय नहीं दिया है लेकिन जैसे कल हुई थी उस हिसाब से देखें तो आखिर में होगी, लेकिन 11 बजे सुबह से ये यात्रा शुरू हो रही है। पकौड़ा चौक से लेकर लडरावन, कुंदेल, सैदपुर, कारकौदा, कल्लूपुर, इन सब जगहों से ये यात्रा गुजरेगी। एक बात और कि जोशी जी, कांग्रेस ने रणनीति थोड़ी सी जो बदली कि राहुल प्रियंका ने मिलकर के एक साथ 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लोगों तक जा करके चुनाव प्रचार करना। नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे कि 23 विधानसभा क्षेत्र से लोगों को बुला करके एक जगह रैली करना, इसका ठीक उल्टा राहुल गांधी ने चूज किया कि वो वहां जा करके चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके अलावा जनसभाओं की जिम्मेदारी उन्होंने सचिन पायलट जैसे नेताओं को दी। आज भी सचिन पायलट 5 जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने बांट लिया और ये चीजें, ये रणनीति लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी को खास के चौंका रही है कि सचिन पायलट जब चुनाव प्रचार करेंगे तो देखिए गुर्जर वोटों का उनके प्रति एक खास आकर्षण होता है और वो उस वोट को वो अपने हिसाब से लीड करते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह सचिन पायलट का एक प्रभाव होता है। तो वो उस चीज को देख रहे हैं और आप जान रहे हैं कि इस पूरे चुनावी माहौल में जातीय आधार से उठ करके संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। स्थानीय नेता अपने को गोलबंद रखें, जातीय आधार पर गोलबंद रखें, सामुदायिक आधार पर गोलबंद रखें या किसान के आधार पर गोलबंद रखें, महिलाओं के आधार पर गोलबंद रखें, वो सबको छूट है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक दिन पहले कह दिया 36 बिरादरी की सरकार बनेगी और सब सरकार में हिस्सेदारी होगी सबकी और कोई भेदभाव नहीं होगा। इस किस्म का संदेश लेकर के आज दूसरे दिन की जो यात्रा होने वाली है, इस यात्रा से आपको क्या लगता है? बीजेपी में जो डर समा गया है, क्या बीजेपी के पास तरीका है, कैसे वो इस राहुल गांधी के इस 4 दिन की यात्रा का वो काउंटर करे? आपको क्या लगता है, कोई रास्ता है बीजेपी के पास कि वो राहुल गांधी के इस अचानक चुनाव के समय में हुए आक्रमण इन्वर्टेड कॉमा में इसका जवाब दिया जाए? सर, ऐसा है कि आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी में डर समा गया है, उसका कैसे काउंटर करे। आपने जो अभी 2 घटनाओं का जिक्र किया, 2 खबरों का जिक्र किया इस कार्यक्रम के शुरुआत में, वो उसी मैनेजमेंट का एक तरीका हो सकता है, उसी का एक मैनेजमेंट हो सकता है कि राहुल की जो लोकप्रियता है, राहुल की जो खबरें पूरे देश में जा रही हैं, जो हेडलाइन बन रही है, जो हरियाणा में संदेश जा रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी ये संभव है। क्योंकि राम रहीम अभी आए थे जेल से और चूंकि वो खबर जो है डाइवर्ट हो जाए राम रहीम पर और वो खबर हो जाए बांगचुक पर डाइवर्ट हो जाए, राहुल गांधी का जिक्र ना हो, ये सबसे बड़ी मतलब उसके पीछे रणनीति हो सकती है। और मुझे तो लगता है ये जो समय चुना गया है बांगचुक को रोकने का, क्योंकि बांगचुक कोई आतंकवादी नहीं है, बांगचुक कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो कोई आईएसआई के बंदे नहीं है। बांगचुक एक शांति प्रिय है व्यक्ति है जो गांधीवाद में विश्वास रखता है और उनको इन्होंने बहला फुसलाकर जिस तरीके से पहले लद्दाख को अलग करवाया और फिर ठेंगा दिखा दिया, जैसा कि बीजेपी की आदत है कि वो किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल करके उसको फिर डस्टबिन में फेंक देती है। बांगचुक का भी करीब करीब देखिए उन्होंने ये काम किया। बांगचुक अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, बांगचुक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन उनको रोककर
वो वांगचुक को रोकना और एक छावनी बना देना, इतनी बड़ी खबर क्रिएट कराना, ये सब इसलिए है कि राहुल के साथ जो नेचुरल भीड़ आ रही है, राहुल के साथ जो लोग जुट रहे हैं, राहुल के साथ जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, जो वहां पर हरियाणा में उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उससे ध्यान किस तरीके से हटाया जाए। बाबा राम रहीम अगर पेरोल से आते हैं तो कुछ ध्यान हटता है। वांगचुक को अभी ऐसे हो सकता है कि आप देखेंगे इन 2-3 दिनों में ऐसी और कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये पुरानी टेक्निक है भारतीय जनता पार्टी की, जो वो अपनाती आई है। तो ये इसलिए किया जा रहा है। अब राहुल को रोकना नामुमकिन है प्रेम जी, राहुल को रोकना अब नामुमकिन है। एक विजुअल हमें शेयर करना चाहते हैं। राहुल गांधी निकल चुके हैं घर से यात्रा के लिए और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बस आपके स्क्रीन पर ये तो ये बस एक दृश्य हमने आपको दिखाया कि राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं और जगह जगह वो घूम रहे हैं और किस तरीके से लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। ये एक दृश्य छोटा सा हमारे सामने उपलब्ध हुआ तो हमने दिखाया। जी जोशी जी, आपसे एक सवाल सीधा है। कल जो तेवर राहुल गांधी ने दिखाए वो तेवर साफ थे कि हम अडानी की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा हम आपसे वोट मांगने आए नहीं हैं, हमें पता है कि आप हमें वोट दे रहे हैं, हमें मालूम, हम वोट मांगने नहीं आ रहे, हम तो बताने आ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपने क्या भुगता है, आप आगे न भुगते इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें वो समझा रहे थे। तो एक कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी में दिख रहा है, ये कॉन्फिडेंस यात्रा के दूसरे दिन और बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा, चौथे दिन और बढ़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी कि हम 60 से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं, ऐसी हमारी लहर है। तो ऐसे दावे तो अब होंगे, क्या कहेंगे आप जी? नहीं, सुप्रिया श्रीनेत बहुत अंडर एस्टिमेट करके बता रही हैं 60 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन आप हरियाणा के किसी भी व्यक्ति से फोन करिए और बात करिए, बोले क्या स्थिति है, तो वो छूटते ही कहता है, बोले जी 75 भी पार हो सके हैं, वो बोले कुछ भी हो सके। वो ये मतलब वो तो बहुत अंडर एस्टिमेट करके कह रही हैं कि 60 हो सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्हें तो और ज्यादा बताना चाहिए, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। वहां के आप किसी भी मैं मतलब दसियों लोगों को दिन में फोन करता हूँ, विभिन्न हैं, उनमें मैं जिनको फोन करता हूँ उसमें सैनी भी हैं, उसमें यादव भी हैं, और उसमें जाट तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो मैं लगातार ये बात पूछता हूँ कि भाई क्या स्थिति है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने के बाद फर्क पड़ेगा? बोले फर्क तो नहीं पड़ेगा, फर्क तो पहले भी था, ये ना भी आते तो भी जीतते। मैंने कहा भाई कितनी सीटें जीत रहे हैं? तो 65 से लेकर 75 तक का आंकड़ा जो मतलब विभिन्न लोग बताते हैं, बोले 60-65 नहीं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि 70, फिर कुछ लोग 75 पर आ जाते हैं। तो ये स्थिति कहाँ, मतलब ये पब्लिक ओपिनियन है, और ये पब्लिक ओपिनियन अगर ऐसी है तो ये वोटों में किस तरह ट्रांसलेट होती है। बाकी वर्ग जो है, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो मुखर नहीं होते हैं, कुछ वर्ग मुखर होते हैं, तो जो मुखर नहीं होते हैं उनका होता है कि कह नहीं सकते साहब, कांग्रेस सत्ता में तो आ ही जाएगी इस बार, उसके कांग्रेस को आना तो है ही है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ सत्ता में आ जाएगी, सीटों का नहीं बता सकते। तो ये अलग अलग तरीके का है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कोई नृप होए हमें का हानि, हमें क्या फर्क पड़ रहा है कोई आ जाए।
ऐसे भी उदासीन लोग हैं समाज में सब तरह के। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके का अभी आपने दृश्य दिखाया, जो पदयात्रा में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोग मतलब लहरा के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा मोदी जी 23 विधानसभाओं की रैली, संयुक्त रैली करते हैं, और उसमें पुलिस वाले 4000 और टोटल 10,000। तो आप देखिए कि उन्होंने 45 विधानसभाओं की पहली 2 रैलियां की, उनमें क्या स्थिति थी, कितनी भीड़ थी आपने देखा, कुर्सियां किस तरीके से खाली पड़ी हुई थी आपने देखा। तो ये इस तस्वीर को देखिए सारे इंतजाम, खाना पानी, हर चीज मतलब हर सहूलियत, बसें, और लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही थी। तो ऐसा हो रहा है। जोशी जी कुछ कहना चाहता हूँ। दिखा रहे हैं प्रेम जी आप, ये दृश्य देखिए, कुर्सियां खाली हैं और इन्हें लोग के नेता हैं और माला अपने से पहन रहे हैं किसी के हाथ को। ये बता रहा है कि जो थर्ड फोर्स है वहां पर उसका क्या हाल है। ये संभवतः अभय चौटाला है जी, ये कुलदीप बिश्नोई लग रहे हैं जी, कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई की कल सभा हुई थी, ये कल का विजुअल है प्रेम जी। वहां पर एक भी आदमी कुलदीप बिश्नोई की सभा में नहीं पहुंचा। ये कुलदीप बिश्नोई की कल सभा हुई थी, उसमें एक भी आदमी नहीं पहुंचा। जितने आदमी उनके साथ गए थे ये सब वही दिखाई दे रहे हैं आपको। जहां पर सभा थी वहां से कोई गया ही नहीं, आया ही नहीं। कुर्सियां मतलब गिनती की कुर्सियां थी, मालूम था लोग कम आएंगे, लेकिन उन गिनती की कुर्सियों पर गिनती के लोग भी नहीं निकल कर आए। इससे पता चलता है कि क्या स्थिति है। और कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में बिल्कुल सटीक निशाना साधा और उन्होंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ये जो छोटी पार्टियां हैं इनका रिमोट जो है वो किसके हाथ में है। उन्होंने कहा मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है इनका रिमोट। तो इनको अगर आप वोट देते हैं तो ये वोट आपका कहाँ जाएगा आप समझ लीजिए, वोट आपका कहाँ बर्बाद करने की योजना है आप समझ लीजिए। मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, ये बात समझाई। और आज स्थिति ये है कि आप देखिए कि जितनी केजरीवाल है 0, जेजेपी 0, इनेलो की हालत पतली है, कुलदीप बिश्नोई 0। तो ये स्थिति वहां पर सब अंडा ही अंडा चल रहा है। तो ये स्थिति दर्शाती है और राहुल गांधी इसमें कामयाब हुए हैं ये बताने में। आप केजरीवाल का एक वक्तव्य आया था कल, आप केजरीवाल की बड़ी भक्ति और गुणगान करते हैं प्रेम जी, आपको साधुवाद देता हूं मैं इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनावों में आम आदमी पार्टी के बगैर किसी भी सरकार का गठन संभव नहीं होगा, जो भी सरकार होगी उसमें हम होंगे। यानी कि उन्हें बीजेपी की सरकार मंजूर है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है। और आप समझने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल किसके एजेंट है। केजरीवाल का जितना भी प्रहसन चलता है वो किसके इर्द गिर्द चलता है, वो किसके इशारे पर चलते हैं। क्यों वो भागवत की आलोचना करने से बचते हैं? क्यों वो ये नहीं कहा उन्होंने कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी हरियाणा में, चाहे हम अलग अलग लड़ रहे हैं? ये क्यों नहीं कहा केजरीवाल ने? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और अब वक्त आ गया है प्रेम जी कि इंडिया गठबंधन से और कांग्रेस पार्टी अपने अंदर भी जिस तरीके से सख्त मैसेज दे रही है, हिमाचल के मामले में उन्होंने बहुत सख्ती से वो पेश आए और मैया बेटे को उन्होंने, रानी और राजकुमार को उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली बुलाकर हड़काया है, उससे साफ है कि अब वो ऐसे एलिमेंट्स को बिल्कुल चाहती नहीं है, मुक्ति चाहती है। अब इंडिया गठबंधन भी फिल्टर हो रहा है। देखिए ऐसा है कि 24 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त परिस्थितियां एक अलग तरीके की थी। आज जब चुनाव हो रहे हैं तो परिस्थितियां एक अलग तरीके की हैं। अब 29 में जब चुनाव होंगे तब परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल इस तरह के एलिमेंट ना हो, गठबंधन हो, 4 पार्टियों का हो, 6 पार्टियों का हो, 26 पार्टियों का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि किस तरह से
अच्छे लोग, अच्छे यूनिटी वाले लोग, एक जैसी सोच वाले लोग, उसमें आरएसएस के एजेंट ना आ जाएं, उसमें कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट ना आ जाएं जो मोदी और आरएसएस के इशारे पर स्लीपर सेल बनकर कांग्रेस में घुस आते हैं या इंडिया गठबंधन में घुस आए हैं। ऐसे लोगों की छटनी जरूरी है। केजरीवाल का ये बयान जो है वो देखने लायक है। जी प्रेम जी। जोशी जी, एक मिनट में जम्मू कश्मीर में जो मतदान चल रहा है, अभी तक हमने उसकी चर्चा नहीं की। 40 सीटों पर मतदान होना है और 40 में 26 और 14 ऐसे बटा हुआ है। ज़्यादा इस बार जम्मू में वोटिंग हो रही है और कश्मीर में कम सीटों पर। तो अब तक वोटिंग का जो ट्रेंड है वो सामने आया, वो हम बताने के लिए हम थोड़ा सा आउट हुए थे और ये आंकड़े लेकर आए हैं कि अभी तक 11.6% की वोटिंग 9 बजे तक का आंकड़ा है। 9 बजे तक का आंकड़ा जारी हो गया है। 11.6% वोटिंग हुई है। बांदीपुर में 11.64%, बारामूला में 8.89%, जम्मू में 11.46%, कठुआ में 13.09%, कुपवाड़ा में 11.27%, सांबा में 13.31% और उधमपुर में सबसे ज्यादा 14.23% मतदान हुआ है। तो पहले 2 घंटे में 11.6% मतदान का मतलब है ये ट्रेंड अगर जारी रहता है और जो प्रवृत्ति रहती है तो उसके हिसाब से 60% के आसपास मतदान जाता दिख रहा है अभी के हिसाब से। तो ये वोट प्रतिशत तो वही है, लेकिन एक बार इस बार ये बताने की जरूरत है कि पहले भी वोट पड़ते थे और पहले जो और अब में फर्क ये है कि आज जो वोट ज्यादा लोग डाल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीतिक उनका निर्णय था, जो स्टेटहुड छीना गया, राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा करके जो मनमानियां की जा रही हैं, जो वहां कारोबारी बाहर से थोपे जा रहे हैं, टेंडर्स अपने लोगों को दिए जा रहे हैं, इन सब कारणों से और विकास का एक तरह से अपहरण हो गया है, भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है, इसके विरोध में जनता आक्रामक होकर के मतदान कर रही है। ये है, ऐसा नहीं है कि वो डिफाइन करते हैं कि हम शांति ले आए इसलिए लोग वोट डाल रहे हैं। 10 साल बाद वोट डालने मिला है जनता को और जनता बताना चाहती है कि मोदी सरकार के राजनीतिक फैसलों से हम सहमत नहीं है। इस कारण से चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, जबरदस्त वोटिंग दिख रही है। पिछली दफा जम्मू में बीजेपी को करीब 24 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उनको 24 या 25 सीटें थी। इस बार ये सीटें उनको वापस मिलेंगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और जम्मू में चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, तो ये अलायंस बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव में है और बराबरी की टक्कर मानी जा रही है। उसमें क्या अंतिम चुनाव परिणाम आते हैं वो देखने की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग का ट्रेंड है ये सुखद है। और अब हम वापस पहले तो इस पर हम थोड़ी कमेंट आपका लेंगे, उसके बाद फिर वापस हम आएंगे राहुल गांधी वाले विषय पर और उनकी आज जो पदयात्रा हो रही है उस पर वापस आएंगे। लेकिन जोशी जी, ये जो ट्रेंड दिख रहा है इस पर आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोटिंग प्रतिशत ये शुरू के 2 घंटे का है और जम्मू में मौसम कैसा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है अर्बन में तो ठीक ठाक है, और ये भी आपने जानकारी नहीं दी है कि किन क्षेत्रों में पोलिंग कितना है, जम्मू साउथ में कितना पोलिंग हुआ है और जो कठुआ के आसपास की सीटें हैं वहां पर कितना पोलिंग है। तो ये चीजें अभी हालांकि नहीं मालूम चल रही हैं, लेकिन एक बात तो पहले दिन से ही तय है कि इस बार जम्मू में बीजेपी अपना 14 का जो प्रदर्शन था उसे नहीं दोहराने जा रही है। 2014 का जो प्रदर्शन है बीजेपी उसे जम्मू में नहीं दोहरा पाएगी। और जो सीटें हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र की सीटें हैं, जो गांव की सीटें हैं, सिर्फ अर्बन की कुछ सीटें जम्मू साउथ जैसी सीटें हैं वहां पर उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रह सकता है। लेकिन 14 और 24 में 10 सालों में फर्क इतना है कि अगर आप जम्मू के कहीं पर खड़े होकर कोई चर्चा कर रहे होते थे किसी जगह पर या किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते थे या आप कुछ ऐसा बोलते थे जिसमें मोदी जी का विरोध होता था, तो पब्लिक आपको उखाड़ देती थी, वो सुनने को तैयार नहीं होती थी।
अब वहां पर आपसी चर्चाएं हो रही हैं और गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं, यानी कि माहौल बदल गया है। एक समय था जब मोदी वहां पर नॉन बायोलॉजिकली थे, बिल्कुल वो उनको कोई सुनना नहीं चाहता था, उनका मैजिक चल रहा था। अब मोदी मैजिक का अंत पूरे देश में हुआ है, जम्मू में भी हुआ है। तो वहां पर 24 सीटों में से अब वो कितनी सीटें ला पाते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर वहां पर 12 सीटें 10 सीटें भी अगर वहां से निकाल लेती है, जम्मू से कह रहा हूं मैं खासतौर से, क्योंकि कश्मीर घाटी में तो शून्य है बीजेपी। कश्मीर घाटी में बीजेपी के पास कुछ है नहीं। उसका पूरा की पूरा जो गणित है वो ये है कि जम्मू से कुछ सीटें अधिकाधिक ले आई जाए, वो 30 सीटों तक का लक्ष्य करके चल रहे हैं। और बाकी फिर वो ये मानते हैं कि राशिद इंजीनियर है, जमाते इस्लामी है, जिनको हम आतंकवादी कहते हुए विघटन कराते रहे हैं समाज में, और बहुत सारे मतलब खेले करते रहे हैं जिनके सारे, और वो मतलब निश्चित तौर पर वो हिज मास्टर बॉयज हैं, और वो पर्दे के पीछे से उन्हें मालूम है कि ये सब अगर हमें जब जरूरत होगी तो पीडीपी की तरह इस बार सहयोग इन लोगों का हमें मिलना है। लेकिन कश्मीर में स्थिति है कि अब इंजीनियर राशिद का भी खेल जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो वहां उनके खुद के सीटें जीतने के, अपने भाई की सीट भी जीत जाए तो भी लोग कह रहे हैं कि लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप कल्पना कर सकते हैं कि जम्मू में क्या होने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति साफ है, वहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार बनने जा रही है, सभी लोग और सभी सर्वे ये कह रहे हैं। हाँ, अब कौन बीजेपी से एक बात हमेशा मतलब अपना कोई भी मतलब सर्वे आए या कुछ भी आए, एक उसमें स्टार लगा हुआ होता है। अब वो ये होता है कि वो नियम व शर्तें छोटी छोटी होती है ना। अगर ईवीएम में बेईमानी ना हो, अगर चुनाव आयुक्त और जिला प्रशासन और प्रदेश शासन मिलकर कोई बेईमानी ना करा दे, बड़ी बेईमानी ना करा दे, जिसकी संभावना और जिसका डर हर व्यक्ति में है, हर आदमी में है। और इसके उलट जब आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कोर वोटर से या उनके पदाधिकारी से या अंधभक्त से बात करते हैं तो वो इसके उलट कहता है, बोले अरे वोट डाल लो जिसको डालना है, हमारे मोदी साहब के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, ईवीएम है ना। तो वो बेशर्माई के साथ कहता है। ये एक डर है, ये इसको आप मतलब हमेशा ये डर कायम रहेगा, लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। लोग चौकन्ने भी क्या रहे हैं, अब तो आपने देख लिया है कि गणेश पूजा भी कराए हैं मोदी जी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे संशय मन में हैं, लेकिन ये संशय जो हैं मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप म्यूट हैं। ये जम्मू कश्मीर में मतदान का एक दृश्य है, एनआई की तस्वीरें हैं, ये बता रही कि जम्मू कश्मीर में मतदान चल रहा है। और मतदान में आप जान रहे हैं कि आज का बहुत महत्वपूर्ण मतदान है, क्योंकि आखिरी फेज है, पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। सिर्फ जम्मू जिले की 11 सीटों पर मतदान है और पूरे सेक्टर में तो है ही। तो ये मतदान बीजेपी के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, और बीजेपी के लिए इसलिए कि बीजेपी यहीं पर पिछले बार परफॉर्म कर रही थी। इस बार क्या बीजेपी परफॉर्म कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए परफॉर्म करना। जम्मू में से जो खबरें आ रही हैं, बीजेपी अपनी पुरानी सीटें बरकरार नहीं रख पा रही हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चुनाव नतीजे जम्मू कश्मीर में बीजेपी को निराश करेंगे, हरियाणा में भी निराश करेंगे। और हरियाणा में राहुल गांधी आज दूसरे दिन निकल चुके हैं, सड़क पर लोगों से मिल रहे हैं। 12 बजे उनकी पहली रैली होनी है, और हम अपने प्रणाम इंडिया पर दिखलाएंगे उस रैली को। आप सब जरूर उसका इंतजार करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल हरि जोशी जी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दम लगा रही है, लेकिन उसकी निराशा और बेचैनी जो घटनाएं हम बता रहे हैं उसमें झलकती है।
चाहे सोनम वांगचुक को अरेस्ट करना हो, चाहे पैरोल देना हो राम रहीम को, लेकिन इसमें राम रहीम को पैरोल देने में इस बार चुनाव आयोग की भूमिका है। ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग ने परमिशन दी है राम रहीम को पैरोल देने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आखिर ऐसा कौन सा मानवाधिकार इससे जुड़ा हुआ था कि चुनाव के समय में दीजिए? आप बोल सकते थे कि चुनाव के बाद कितना समय बचा है, 5 अक्टूबर के बाद पैरोल लीजिए, लेकिन 5 अक्टूबर से पहले क्यों पैरोल चाहिए, और वो भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए? तो क्या ये चुनाव आयोग का सीधा सीधा इस्तेमाल दिखता है, प्रशासन का सीधा सीधा इस्तेमाल दिखता है? दिल्ली में सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया जाता है, तो इससे एक बड़ी आशंका भी पैदा होती है कि क्या ऐसे ही चुनावी मिशनरियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल 100% करेगी और कोशिश करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि कर पाएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो हर कोशिश करेगी। वो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अब तक बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, सामने हर व्यक्ति जानता है देश का कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करेगी क्या। चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, इस बार नहीं हुए। और जिस दिन प्रियंका गांधी जम्मू में रैली कर रही थी प्रेम जी, उस दिन उसी वक्त चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आयोजित होती है। आप समय टाइमिंग देखिए, क्या टाइमिंग है, मिलाया मैचिंग देखिए आप, और वो उसी वक्त होती है। लेकिन ठीक है, आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनावों की तिथियां घोषित नहीं करते हैं, वहां का कार्यक्रम घोषित नहीं करते हैं, वहां पर आप अल्लो फल्लो फेर के चले जाते हैं कि भाई ये 26 नवंबर तक चुनाव हर हालत में हो जाएंगे। अरे इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट जो है वो भी तो चाहिए कि आपने राहुल गांधी को नहीं, प्रियंका गांधी की रैली को उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाया। बोले भाई चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयोग की पीसी चल रही थी। तो ये सारे के सारे मीडिया मैनेजमेंट हैं, ये चलते रहेंगे सारी चीजें। लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है किसी के खिलाफ, तो ये एक बात साफ है कि बड़े से बड़े मतलब जो हैं अनुष्ठान जो हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर आप उन अनुष्ठानों में चाहे गणेश पूजा करें, चाहे आप चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दें, चाहे आप अपनी कठपुतली को चुनाव आयोग बना दें, चाहे पूरा प्रशासन, लाठियां, खाकी, सब चीज आपके हाथ में हो, लेकिन जब जनता जागती है तो आप समझ लीजिए कि फिर बहुत बड़े बड़े किले जो हैं वो रेत के महल की तरह ध्वस्त हो जाते हैं। जी प्रेम जी। जी, तो आज चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबसे आग्रह कि अगर आपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर ऐसा कीजिए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और आज हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। हम दोनों की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।